दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी यूपीपीएससी परीक्षा बहुत नज़दीक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमियाँ क्यों जरूरी होती हैं, भारत के संदर्भ में आर्द्र भूमियों की क्या स्थिति है, रामसर कन्वेंशन क्या है और रामसर कन्वेंशन में भारत के कितने स्थल समाहित किए गए हैं, भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को समाहित किया गया है। ये सारे जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं से हर साल प्रत्येक वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है और प्रश्न की टेंडेंसी को देखते हुए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। देखिए, दुनिया जो है लगातार औद्योगिकरण की ओर बढ़ रही है। जब ब्रिटेन में 17th-18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति के बाद, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योग धंधे शुरू हुए। इसके पहले जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन जो होता था, उत्पादन क्या होता था, ये व्यक्तिगत होता था। उत्पादन कैसा होता था? उत्पादन होता था व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का क्या कहने का मतलब है? एक व्यक्ति जो है किसी सामान को बनाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हैंडलूम की बात करें, हैंडलूम की, एक व्यक्ति ही हैंडलूम बनाता था। पेन की बात करें, आज के मॉडर्न पेन की नहीं, उस समय के पेन की बात करें, अगर मेडिवल पीरियड की बात करें, तो एक व्यक्ति ही पेन बनाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में काबिज हुई, तो औद्योगिक क्रांति का एक जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो ये था कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बनी वो क्या बनी? औद्योगिक क्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टेंडेंसी बनी वो क्या बनी? वो ये बनी कि उत्पादन जो होने लगा, उत्पादन, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप वेटलैंड्स को आप अच्छे से समझ पाएं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो उत्पादन होने लगा, ये होने लगा सामाजिक, यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों का समूह मिलकर उत्पादन करने लगा। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों में उत्पादन के लिए क्या चाहिए? एक समूह चाहिए, और समूह के द्वारा उत्पादन होने लगा। और ये उत्पादन, इसकी मात्रा ज़्यादा थी, उत्पादन बहुतायत बड़ी मात्रा में होने लगा, यानी मास लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा। अब मास लेवल पर प्रोडक्शन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होगा ही होगा, एक सीधी सी बात है। अब मास लेवल पे अगर प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो मशीनों का आकार होगा वो क्या होगा? ये बड़ा होगा। और जब मशीनों का आकार बड़ा होगा तो एकदम सीधी सी बात है, समझदारी की बात है, इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होगा। फ्यूल बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होगा। फ्यूल के बाद जो उत्सर्जन होगा, खासकर कार्बन उत्सर्जन जो होगा, कार्बन उत्सर्जन, इमिशन ऑफ कार्बन जो होगा, इमिशन ऑफ कार्बन, CO2 या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होगा? ये भी बड़ी मात्रा में होगा। ये भी क्या होगा? बड़ी मात्रा में होगा। इससे क्या होगा आप सोचिए। औद्योगिक क्रांति केवल ब्रिटेन में तो हुई नहीं, औद्योगिक क्रांति ने पूरे यूरोप में बहुत तेजी से औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ी, खासकर जो औद्योगिक देश थे जिसमें ब्रिटेन था। इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हालांकि एग्जाम आपका है लेकिन आप इसको ध्यान दे सकते हैं। फ्रांस, इटली, अदर जो अलग अलग कंट्रीज थी यूरोप की, वहां पर औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे प्रसारित होने लगी। अब ये जो प्रक्रिया होने के चक्कर में क्या हुआ? इमिशन ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा, या कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन या उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होने लगा। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एक सीधा सा मतलब होगा कि जो इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन का रिलेशन होगा, ये कैसा होगा? लंबे समय तक जो इंसान था वो इन्वायरमेंट को निगेटिवली अफेक्ट नहीं कर पा रहा था, नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद ये स्थिति बदल गई। और कैसे स्थिति बदली? मैंने बताया कि इमिशन होने लगा, टॉक्सिक गैसेस का इमिशन,
और टॉक्सिक गैसेस के इमिशन के बाद ये स्थिति क्या हो गई, ये स्थिति बदल गई और यहाँ से चीज़ें बदल गई। और बदलने के बाद क्या हुआ, फिर जब ये चीज़ बदल गई तो ये प्रभाव जो है नकारात्मक होने लगा। तो पर्यावरण और जो इंसान का संबंध था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, इंसान पर्यावरण को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करने लगा और ये नकारात्मक प्रभाव उसके बाद धीरे धीरे और तेजी से आगे बढ़ता गया। और बात का परिणाम ये हुआ कि इंसानों ने ये समझ लिया कि अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए काम नहीं करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इंसान का एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा। इंसान का क्या खतरे में पड़ जाएगा, अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए तरह तरह के प्रयास होते हैं और इन्हीं प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण जो प्रयास है उसका नाम है क्या, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन इन्हीं महत्वपूर्ण प्रयासों के तहत वेटलैंड्स जो आर्द्रभूमियां होती हैं उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए किया गया एक प्रयास है। आर्द्रभूमियां मतलब ये होती नम भूमियां, एक तरह से नम भूमियां होती हैं। इनके बहुत सारे यूजेज होते हैं। पहली बात तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है और कई बार आर्द्रभूमियों को अपना धार्मिक महत्व भी होता है। तो आज आर्द्रभूमियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब रामसर कन्वेंशन जो आर्द्रभूमियों से संबंधित है ये है क्या, रामसर कन्वेंशन क्या है, तो रामसर जो अभिसमय है, रामसर कन्वेंशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व में आर्द्रभूमियों का जो प्रोटेक्शन करना है, संरक्षण करना है और उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल कैसे हो इसको बढ़ावा देना है। सबसे बात जो इंपॉर्टेंट है, वाजे है, विवेकपूर्ण इस्तेमाल, रेशनल यूज कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक 3 साल में इसके पक्षकार देशों के प्रतिनिधियों की बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी COP होती है, जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्येक 3 साल में इसकी बैठक होती है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को लेकर 23 से 31 जुलाई 2025 के बीच बैठक हुई है। 23 से 31 जुलाई 2025 के बीच बैठक हुई है और ये 15वीं बैठक थी। ये 15वीं बैठक थी, यानी COP15 हुई है। अगर हम रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में देखें तो बैठक कहाँ हुई है ये देख लीजिए, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ है। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में इसकी बैठक हुई है। अब सवाल है कि इसकी थीम क्या थी। हर बैठक की अपनी थीम होती है, एक एजेंडा होता है, जिस एजेंडा के आधार पर वो बैठक आयोजित की जाती है। विषय पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं कि बातचीत किस पे करना है, किस विषय पर केंद्रित होकर बात करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो इसमें एक थीम थी। थीम क्या थी बैठक की 15वीं की, COP15 की, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी, यानी हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की रक्षा, ये इसकी थीम थी। अब इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया है, तो इसमें 172 संविदाकारी पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने, 172 प्रतिनिधियों ने, वैज्ञानिकों ने, NGOs ने, सिविल सोसाइटी हितधारकों ने हिस्सा लिया है, कुल 172। अब मैंने आपको बताया कि जब कोई बैठक होती है किसी स्थान पर होती है तो उसका एक डिक्लेरेशन होता है, उसका एक घोषणा पत्र होता है जिसको एडॉप्ट किया जाता है और वो घोषणा पत्र उसी नाम से अमूमन होता है जहां पर वो बैठक आयोजित की जाती है। तो ये COP15 जो होती है वो हुआ, ये विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया है यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो कई सारे पक्षकार देश या वहाँ पे समूह में, पार्टी में रिप्रेजेंट कर रहे लोग या हिस्सा ले रहे लोग सहमत नहीं होते तो साइन नहीं भी करते, लेकिन ये डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। अब इसमें क्या किया गया, वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट कैसे हो, मैनेजमेंट पे फोकस किया गया कि कैसे चीज़ों को बचाया जाए, आर्द्रभूमियों को कैसे बचाया जाए, कैसे विकास भी किया जाए और विनाश भी ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ क्यों इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर लॉजिकल नहीं है, रेशनल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, पर्यावरण का होता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए कई बार पॉलिटिकल बिल की जरूरत पड़ती है, इसी बिल की यहाँ बात की गई है और संसाधनों में वृद्धि पर जोर दिया गया है। और क्या हुआ है देख लीजिए, और क्या क्या बातें हुई इस बैठक में। इस बैठक में 25 संकल्प और 3 समेकित संकल्प पारित हुए। कितने संकल्प,
25 संकल्प और 3 समेकित संकल्प पारित हुए। इसमें 5वीं रणनीतिक योजना 2025 से 34 बजट में वृद्धि, महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया, सूचना सीट्स, संस्कृति व वेटलैंड जैसे विषय शामिल रहे। बैठक में आर्द्रभूमि पुनर्स्थापना, इसका रिस्टोरेशन कैसा किया जाए, जो जिनके साथ नुकसान हो गया जिन वेटलैंड्स के साथ, उनको कैसे रिस्टोर किया जाए, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, वैश्विक जल पक्षी आकलन, भागीदारी और नदी डॉल्फिन संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। ये इस बैठक का मेन एजेंडा था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नई 5वीं रणनीतिक योजना अपनाई गई। अब रणनीतिक योजना अपनाई गई, एक स्ट्रेटजिक प्लान को अपनाया गया। इसका ड्यूरेशन कब है? 2025 से 2034 के बीच, 2025 से 2034 के बीच में है, जिसमें 4 लक्ष्य और 18 टारगेट शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकना है, सतत उपयोग को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करना है और निधि वैज्ञानिक सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। ये इसका जो महत्वपूर्ण उल्लेख है। निर्णयों में समुदाय आधारित संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान के महत्व को विशेष रूप से स्थानीय समुदायों की भूमिका को मान्यता दी गई है। इसको देखिए, इस बात को बहुत एम्फेसिस करके देखिए। पारंपरिक ज्ञान, एक शब्द आया है पारंपरिक ज्ञान, इसका क्या मतलब है? इस सेंस में आप इसको देखिएगा, किसका क्या मतलब है? पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, इसको थोड़ा मैं व्याख्यायित करना चाहूंगा। देखिए, जंगल होते हैं क्या? ये होते हैं बायोडायवर्सिटी का केंद्र, जैव विविधता के केंद्र। और जंगलों को सहेजने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए जो पारंपरिक ज्ञान होता है, पारंपरिक ज्ञान का मतलब जो आदिवासी संस्कृति होती है, जंगल में वनवासी आदिवासी ही रहते हैं, आदिवासी संस्कृति होती है। इस संस्कृति में जंगलों को बहुत महत्व दिया जाता है और उनको देवतुल्य माना जाता है। और ये जो पारंपरिक ज्ञान होता है, ये विभिन्न परंपराओं पर, विश्वासों पर टिका होता है। कई बार इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इनके विश्वासों को तोड़कर इनकी जमीन पर कब्जा भी किया जाता है, तो इसमें उनका नुकसान होता है। तो कई बार ये पारंपरिक ज्ञान की जब बात होती है तो उस पारंपरिक ज्ञान में इस बात को रखा जाता है कि कैसे जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो इसमें पारंपरिक ज्ञान का जो मतलब था वो यही मतलब था। क्या मतलब था? वही मतलब था, यही मतलब था। वेटलैंड सिटी एक्सेलरेशन कार्यक्रम के तहत पहली बार भारत के इंदौर और उदयपुर शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पीसीएस में पूछने के लिए कि भारत के इंदौर और उदयपुर शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। अब इसमें 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे वेटलैंड सिटी का दर्जा भारत के किन 2 शहरों को दिया गया? 4 विकल्प पूछ लिया अलग अलग शहरों के युग्म के साथ। ये पूछ सकता है कि कहाँ की बैठक में, जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल की बैठक में। ये प्रश्न पूछ सकता है कहाँ की बैठक में वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। या ये पूछ सकता है कि ये COP 15 जो रामसर से संबंधित है, कहाँ आयोजित हुआ। ये 2-3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसी बैठक में भारत द्वारा क्या किया गया है? प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी संविदाकारी पक्षकारों ने स्वीकार किया। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत COP 16 में जो प्रस्तुत किया गया था, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अनुरूप है, जो सतत व्यवहार और जीवन शैली पर बल देता है। इस प्रस्ताव ने आर्द्र भूमि संरक्षण को होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें सरकार के साथ साथ स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त COP 15 की समापन कार्यवाही में COP 16 जो जुलाई 2028 पनामा सिटी में होगा, इसके संदर्भ में भी बात की गई है। अब अगला इसी वेटलैंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण इशू है, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 में आया है। अब ये कब किया गया है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स
कन्वेंशन 1971 के वैज्ञानिक तकनीकी समीक्षा पैनल द्वारा तैयार ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट ने वैश्विक आर्द्रभूमियों के क्षरण, रुझानों, आर्थिक मूल्यों, बहाली लागत और वित्तीय नीति में मार्गों का समेकित मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट कब जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है 15 जुलाई 2025 को, और इसमें स्पष्ट किया गया है कि आर्द्रभूमियां जलवायु, जल सुरक्षा और जैव विविधता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय तंत्र है। अब इसका केंद्रीय विषय क्या था? इस आउटलुक का केंद्रीय विषय क्या था? थीम क्या थी? आर्द्र भूमियों का मूल्यांकन, संरक्षण, पुनर्स्थापना और वित्तीयन। इसमें आर्द्र भूमियों की वैश्विक स्थिति को लेकर कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1970 से अब तक वैश्विक स्तर पर लगभग 411.50 मिलियन हेक्टेयर आर्द्र भूमियां नष्ट हो गई हैं, जो इनके कुल वैश्विक विस्तार में 22% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। आर्द्र भूमियों के क्षरण की औसत दर -0.52% प्रतिवर्ष रही है। वर्ष 1970 से अब तक 177 मिलियन हेक्टेयर अंतर्देशीय दलदल और दलदली भूमि की हानि हुई है, मतलब काफी नुकसान हुआ है। क्षरण के कारण को अगर देखा जाए तो शहरीकरण, मैंने कहा एक शहरीकरण एक प्रमुख कारण है। शहरीकरण कारण क्या है कि शहरीकरण कारण नहीं है, एक तरह से ये है अवैज्ञानिक शहरीकरण। अवैज्ञानिक शहरीकरण, कैसे भी घर बन जा रहा है, कैसे भी चीजें पास कर दी जा रही हैं, पर्यावरण को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको शहरीकरण नहीं अवैज्ञानिक शहरीकरण कहना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी समझदारी के लिए भी। औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास ये भी, और शहरी प्रदूषण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में आर्द्र भूमियों के क्षरण के 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। आक्रामक प्रजातियां उत्तर अमेरिका और ओशिनिया में एक बड़ी चिंता का विषय। सूखा, यूरोप में सूखा एक बहुत प्रमुख विषय है, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। सूखा को भी इसमें एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वो बताया गया है कि सूखा भी जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है चीज़ों में। सूखा भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यही रिपोर्ट ये बताती है यही रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर 1425.60 मिलियन हेक्टेयर आर्द्र भूमियां शेष हैं, जो प्रतिवर्ष लोगों को अनुमानित 7.98 ट्रिलियन से 39.01 ट्रिलियन का लाभ प्रदान करती हैं। ये है, यदि सभी शेष आर्द्र भूमियों का वर्ष 2050 तक प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता है तो इस अवधि में 205.25 ट्रिलियन से अधिक का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान करेंगी। हालांकि इनका अनुमान जो है मूल्यों का भी सीमित है, क्योंकि डेटा की कमी और उनके आंतरिक मूल्यों पर अपर्याप्त विचार के कारण आर्थिक मूल्यांकन की सीमाएं हैं। तो ये आर्थिक जो बात है उसके संदर्भ में बात की गई है। अब इस रिपोर्ट से संबंधित जो मुख्य चीज हम टॉपिक में बताना चाहते हैं ये है, ये भारत और रामसर कन्वेंशन, रामसर स्थल। हुआ क्या था कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में, वहाँ रामसर शहर है, हस्ताक्षरित किया गया था रामसर कन्वेंशन को। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व भर में की जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण और उनके बुद्धिमत्ता उपयोग को बढ़ावा देती है। भारत कब इसमें हिस्सा लिया? भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का भागीदार बना। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के 173 सदस्य देश हैं और 2500 से अधिक रामसर स्थलों का वैश्विक नेटवर्क है। रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी कहा जाता है, जो पारिस्थितिकी, जैव विविधता व मानव जीवन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। अब भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नया डेवलपमेंट है वो ध्यान रखिएगा। खींचन आर्द्रभूमि फलोदी राजस्थान का एक जगह है, और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान की जगह है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है के अवसर पर रामसर सूची में इनको शामिल किया गया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, 2 शहर भारत के, 2 जगह भारत की, क्या खींचन आर्द्रभूमि और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, दोनों राजस्थान में है। ये राजस्थान फलोदी में है, ये उदयपुर में है। इन स्थलों को 19 फरवरी 2025 को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नवीनतम 2 स्थलों खींचन और मेनार आर्द्रभूमि के जुड़ने के कारण भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 91। ये याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में रामसर स्थलों की सूची कितनी है।
ये एशिया में सर्वाधिक है, समझ लीजिए, ये एशिया में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो है एशिया में रामसर कन्वेंशन के स्थलों की, रामसर वेटलैंड जो हैं सबसे ज़्यादा भारत में हैं एशिया के संदर्भ में देखा जाए। और पूरे विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो ये तीसरा स्थान है, यूके के 176 और मैक्सिको के 144 स्थलों के बाद। इससे पूर्व 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 4 स्थलों सक्करा कोट्टई एवं थिरथेंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खिचोल पालड़ी झील सिक्किम और उधवा झील को रामसर स्थलों में जोड़ा गया था। इस घोषणा के बाद राजस्थान में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई है। अगर भारत के प्रथम रामसर स्थल कौन था, भारत का पहला रामसर स्थल अगर देखा जाए तो कौन था, तो वो था चिल्का झील, कहाँ, उड़ीसा में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है, जिन्हें एक साथ वर्ष 1981 में इस सूची में स्थान मिला था। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या है, 20 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। अब रामसर स्थलों को देखेंगे, कौन कौन से रामस्थल कहाँ हैं, ये देख लेंगे। रामसर स्थल देखिए, पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं, देखिएगा। पॉइंट कैलमियर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य 2002 में शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल है 38,500 वर्ग किलोमीटर। कुंथकुलम पक्षी अभयारण्य, क्षेत्रफल 72 वर्ग किलोमीटर। चिद्रांगदी पक्षी, करिकिली पक्षी अभयारण्य। इसके अतिरिक्त पिचवरम मैंग्रोव, पल्लीर करई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व, वेमन्नूर वेटलैंड, वेल्लोट पक्षी अभयारण्य, उदया मारथंदापुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, बुडुवर पक्षी अभयारण्य, ये सब तमिलनाडु से संबंधित ही हैं। कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, लांगवुड 16 रिजर्व वन, नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काछुवेली पक्षी अभयारण्य, सक्करा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, थिरथंगल पक्षी अभयारण्य। अब आगे आते हैं उत्तर प्रदेश। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील, सूर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा, हरिके, कांजली, रोपड़। पंजाब के बारे में बात करेंगे, 6 हैं। ब्यास, केशोपुर, नांगल, चिल्का झील। फिर आएंगे उड़ीसा में, चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव, सतकोसिया गार्ज, तंपारा झील, हीराकुड जलाशय, अंशुपा झील। ये जो है उड़ीसा के हैं 6। सबसे पहले नंबर पे कौन है? सबसे पहले नंबर तमिलनाडु है, 20 स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के 10 हैं और उड़ीसा के 6 हैं। ये याद रखिएगा, 3 स्थल याद रखना है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। क्या है? बुलर झील है। सुरेंद्र मानसर झील है। क्या है? सुरेंद्र मानसर झील है। होकेरा, हाईगम, सालबुक और भोज और सिरापुर झील, भोज सिरापुर झील एमपी में आ गया है। भोजपुर और सिरापुर झील, सिरपुर झील, साख्य सागर, यशवंत सागर, तवा जलाशय, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। कर्नाटक में 4 हैं। अंक समुद्र पक्षी, अघनासिनी एस्चुरी, मगदी केरे संरक्षण नदी रिजर्व। इसके बाद गुजरात में 4 हैं। नल सरोवर, वधवाना, थोल और खिजड़िया। राजस्थान में 4 हैं। केवलादेव, सांभर, खीचन, मेनार। हिमाचल में 3 हैं। पौंग, चंद्रताल, रेणुका। केरल में 3 हैं। अष्टमुडी, सासाम कोट्टा, बेम्बनाद। महाराष्ट्र में 3 हैं। नांदूर, लोनार, ठाड़े। बिहार में 3 हैं। काबरताल, नागी, नकटी 3 हैं। लद्दाख में 2 हैं। सो मोररी, सोकार। हरियाणा में 2 हैं। भिंडवास वन्यजीव और सुल्तानपुर। पश्चिम बंगाल में 2, सुंदरबन और पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि। उत्तराखंड में 1, आसन संरक्षण। गोवा में नंदा झील, आंध्रा में कोलेरू, असम में दीपोर द्वीप, मणिपुर में लोकटक, मिजोरम में 1, पाला, त्रिपुरा में रुद्रसागर, झारखंड में उधवा झील और सिक्किम में 1 हैं खेचोपलरी। अब इसमें आपको याद जो रखनी है वो जो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जब आप आर्द्रभूमियों के संदर्भ में पढ़ें, वेटलैंड के संदर्भ में पढ़ें, तो आपको याद क्या करना है ये देख लीजिए।
तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ये कब लागू किया गया, कब लागू करने के साथ साथ ये कब लागू किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के संदर्भ में देख लीजिए भारत इसमें कब आया, भारत कब इसमें शामिल हुआ, पूर्व पक्षकारों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जो यहाँ इंक्लूडेड कंट्रीज हैं उनको देख लीजिए। अब इसमें देख लीजिए भारत के कितने स्थल हैं, कितने स्थल हैं, नवीनतम स्थल भारत के कौन से हैं। ये चीजें आप इतने संदर्भ में आप इतनी चीजें याद रख लीजिएगा, तो आप जो है कम से कम 2-3 प्रश्न आपके सही होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।